हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एट योर फिंगर टिप्स की सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके 12th एनसीईआरटी का चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। इसके सभी चैप्टर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है इसका। वैसे तो बड़ा आसान सा चैप्टर है, बहुत आपको पता है शॉर्ट चैप्टर है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तभी आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेशंस पहले भी मैंने बनाए हैं। हमारे चैनल पर आप देखिएगा मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस करके कुछ सेशंस अपलोडेड हैं। उसमें भी मैंने पूरे आपके 11th 12th बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम। डायरेक्टली स्पर्म को ओवम में इंजेक्ट किया जा रहा है, डायरेक्ट इंजेक्शन दे रहे हैं स्पर्म का, तो वो कौन सा ART है? फुल फॉर्म बताइए मुझे। GIFT इज गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। देखो, इस चैप्टर में ना मेनली दो टॉपिक्स हैं, एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं और दूसरा ARTs हैं, और एक STDs और MTP भी है। चलो ठीक है, तो अब इनमें बिल्कुल भी रटने जैसा कुछ भी नहीं है। जो आपके कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनमें भी नाम से आप उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, उनमें क्या कंटेंट है उसके बेसिस पर उसे याद रख सकते हैं। और जो ARTs हैं उनमें तो अगर आपको फुल फॉर्म पता है ना तो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड मीनिंग आप समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा है GIFT, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, तो सीधी सी बात है गैमीट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तो आप गैमीट को सीधा ओवम में इंजेक्ट कर रहे हो। ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये भी नहीं होगा, आपको पता है ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम का पार्ट है। देन ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी स्पर्म का इंजेक्शन दे रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, बिल्कुल, तो ये ICSI की बात हो रही है। और थर्ड है ET, एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो यू नो एम्ब्रियो ट्रांसफर भी टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में आता है। जब एम्ब्रियो को हम बाहर डेवलप कर लेते हैं तो उस एम्ब्रियो को मदर में, मतलब जो भी विमेन है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक, तो एम्ब्रियो ट्रांसफर भी नहीं होगा, तो सीधा सीधा आंसर है ICSI। जितनी भी टेक्निक्स ART में दी हैं उन सभी को आप फुल फॉर्म से याद रखिएगा, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मीनिंग आपको ध्यान रहेगा। ठीक, यहाँ पर एक मेथड नहीं बताया, AI भी दिया है आपकी बुक में, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगेन नाम से पता चल रहा है इंसेमिनेशन का मतलब होता है इंसर्शन ऑफ सीमेन इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और अगर वो नेचुरली ना हो के आर्टिफिशियली हो, है ना, इंजेक्शन के थ्रू किसी भी तरह से अगर उसको डाला जा रहा है तो वो कहलाएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और ध्यान रखिएगा ये मेथड ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स में बल्कि एनिमल्स में भी, एनिमल ब्रीडिंग के केसेस में यूज होता है। ठीक है, मिल गया आपको इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंक्रीज्ड IMR एंड डिक्रीज्ड MMR इन अ पॉपुलेशन विल। इस क्वेश्चन में हो सकता है जल्दीबाजी में बच्चे ये वाला आंसर टिक कर दें, रिजल्ट इन एन एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन, क्योंकि आपकी NCERT में क्या दे रखा है, आपकी NCERT में दे रखा है बच्चों कि हमारी कंट्री में जब से हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हुई हैं तब से IMR और MMR दोनों डिक्रीज हुए हैं। पहले तो फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए। IMR मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट की मोर्टेलिटी का मतलब डेथ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हुई है। और मेटरनल, MMR का मतलब है मेटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम हुई है। अगर दोनों की मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट कम हो जाएगी तो बट ऑब्वियस पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी तेजी से। तो वो एट प्रेजेंट हमारी कंट्री में हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं दिया, क्वेश्चन में IMR को तो कर दिया है इंक्रीज, IMR को क्या कर दिया है इंक्रीज, और MMR को कर दिया है डिक्रीज। मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर बढ़ रही है, इन्फेंट्स लगातार मरते जा रहे हैं, लेकिन मदर्स को हम बचा पा रहे हैं। मदर्स जो हैं यानी एक तरह से जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है उसको हम बचा पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से ग्रोथ रेट पर कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि रिप्रोडक्टिव, चलो ये इनकी डेथ हो रही है लेकिन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग अगर सही हैं, हेल्दी हैं, तो वो फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें देखिए क्या ऑप्शन सही होना चाहिए। इट कॉज रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, नहीं, वो तब होता रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ रेट जब दोनों की मोर्टेलिटी रेट कम होती, जो NCERT में दी है। ठीक है, रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट, नहीं हो सकता है। कुछ बच्चों को लगेगा कि यार इन्फेंट्स मर रहे हैं तो ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो जानी चाहिए, बट जहाँ एक तरफ इन्फेंट्स कम हो रहे हैं वहाँ एक तरफ मदर्स तो सेफ है ना, तो इसलिए यहाँ पर डिक्लाइन भी नहीं मिलेगा आपको।
बल्कि क्या होगा, इट नॉट कॉज एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट, कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं मिलेंगे, लगभग वही वैसा ही ग्राफ रहेगा जैसा है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग ना कम हो रहे हैं ना बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रिजल्ट इन एन एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन नहीं, ये तो तब होता जब दोनों ही लगभग ए और डी ऑप्शन तो लगभग बराबर सही है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर, वेरी गुड क्वेश्चन। इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर यानी डिलीवरी के बाद हम पढ़ते हैं जनरली अप टू 6 मंथ्स, जब तक बेबी सिर्फ फीड करता है मदर्स मिल्क पर, तो वो इंटेंस लैक्टेशन का पीरियड होता है। तो उस दौरान मदर दोबारा कंसीव नहीं करती हैं नॉर्मली, और इस मेथड को आप कहते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। यस और नो, लैक्टेशनल एमेनोरिया। एमेनोरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। कब? जब मदर लैक्टेशन पीरियड में है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज इस टाइम पर मदर में प्रोलैक्टिन का लेवल हाई है, एंड यू ऑल नो हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन क्या करता है? डिक्रीज FSH एंड LH। क्यों? क्योंकि इसका हाइपोथैलेमस पे नेगेटिव इफेक्ट होता है। PRL का नेगेटिव इफेक्ट होता है बच्चों हाइपोथैलेमस पे। तो अगर हाइपोथैलेमस नेगेटिव है, GnRH नहीं जाएंगे तो FSH LH भी नहीं जाएंगे। जब तक FSH LH नहीं जाएंगे तब तक फॉलिकुलर फेज नहीं आएगी, तो नया साइकिल स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए ऐसा देखा गया है कि इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर्स में दोबारा कंसीव नहीं हो पाता है। लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है एक रिस्कियर मेथड है, कभी कभार हो भी सकता है कि ये नेगेटिव कंट्रोल इतना ना हो और मदर में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हो भी सकती है। तो ये एक रिस्की चॉइस है, लेकिन यस इट इज़ अ मेथड। ओके, तो आपसे पूछा है कि क्यों ऐसा होता है, मदर क्यों कंसीव नहीं कर पाती है इस पीरियड में। रीज़न मैंने आपको बता दिया। अब आप ऑप्शंस देख लो। फर्स्ट ऑप्शन, ड्यू टू सप्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स। गोनेडोट्रोपिन्स सप्रेस रहते हैं, बिल्कुल वही बताया मैंने आपको। हाइपर सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स, अगर हाइपर सिक्रीशन होगा तब तो फॉलिकल्स और ज़्यादा बनेंगी। सप्रेशन ऑफ गैमेटिक ट्रांसपोर्ट, क्या इसका गैमेट्स के ट्रांसपोर्ट से कोई रिलेशन है? नहीं। एंड सप्रेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर सीधा सीधा ऑप्शन ए। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टरलाइजेशन टेक्निक, ये कौन से स्टरलाइजेशन की बात हो रही है? पैथोजेंस को रिमूव करने वाला नहीं, यहाँ पर स्टरलाइजेशन से मतलब है सर्जिकल मेथड्स जो अपनाए जाते हैं ना कॉन्ट्रासेप्टिव में, जो परमानेंट मेथड हैं, वेसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी। तो स्टरलाइजेशन टेक्निक्स आर जनरली फुल प्रूफ मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन with least side effects, you all know, yet this is the last option of the for the couples, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा मेथड है, इसमें साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं, है ना। और अगर एक बार किसी ने सर्जिकल मेथड करवा लिया तो कंफर्म है कि भाई प्रेगनेंसी नहीं होगी, पर फिर भी ये एक मेथड ऑफ चॉइस नहीं है लोगों के बीच में, कपल्स के बीच में। क्यों? उसका क्या कारण है? देखो, फर्स्ट, इट इज़ ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल, बिल्कुल ये तो एक कारण रहता ही है। भाई मान लो फैमिली कंप्लीट भी हो गई, किसी को 2 बच्चे चाहिए थे, हो भी गए, लेकिन उसके बाद बाई चांस कुछ भी ऐसा हो जाए और उनको दोबारा कंसीव करना हो, तो स्टरलाइजेशन मेथड अगर अपना चुके हैं, या तो मेल वेसेक्टॉमी करवा चुका है या फीमेल ट्यूबेक्टॉमी करवा चुकी है, तो दे कैन नॉट प्लान फॉर नेक्स्ट प्रेगनेंसी। तो ये एक इरिवर्सिबल मेथड है, इस वजह से लोग इसको कम चूज करते हैं। ऑफ द मिसकंसेप्शन दैट इट विल रिड्यूस सेक्शुअल अर्ज, बिल्कुल ये भी लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि इट विल अफेक्ट द कॉइटस एक्ट। हालांकि ये है, ऐसा होता नहीं, इसीलिए इन्होंने मिसकंसेप्शन लिखा है, बट लोगों में तो है ये मिसकंसेप्शन, इसलिए इसको नहीं अपनाते। इट्स अ सर्जिकल प्रोसीजर, यस सर्जिकल प्रोसीजर है। हालांकि ये कोई बहुत मेजर सर्जरी नहीं होती है कि एडमिट होना पड़ेगा, बहुत दिन तक वहाँ पे फिर छुट्टी नहीं मिलेगी। जिस दिन होता है प्रोसीजर उसके कुछ घंटों बाद ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है, माइनर सी सर्जरी होती है, आपको तो पता है, बट लोगों को तो वहम रहता ही है, इसलिए भी ये लास्ट मेथड ऑफ चॉइस है। एंड ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट फैसिलिटीज़, आपको पता है हमारी कंट्री में तो कई जगह हेल्थ सेंटर्स ही नहीं है, तो फिर वहाँ पर स्टरलाइजेशन जैसे प्रोसीजर सही से हों उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये सभी कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टरलाइजेशन बहुत ही लीस्ट चॉइस है कपल्स के बीच। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी वॉज टेकन अप इन आवर कंट्री। कौन से ईयर में? पता है आपको, स्टार्टिंग में दे रखा है 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, तो 1950s। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ते हैं आप लोग। कॉन्ट्रासेप्टिव्स में जनरली इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं वो कब यूज़ किए जाते हैं? इनका नाम ही है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कि अगर
कोई जो भी कॉइटस या कॉपुलेशन एक्ट है, अगर वो विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया है और कपल को रिस्क है कि भाई प्रेगनेंसी हो सकती है एंड दे डोंट वांट इट, तो विद इन 72 आवर्स ऑफ कॉपुलेशन उनको फीमेल को इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव लेनी होगी। अब वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जनरली आपको पता है सबसे ईजी है ओरल पिल्स, तो ज़्यादातर यहाँ पर ओरल पिल्स होती हैं जो कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में यूज़ की जाती है। बट अगेन ज़रूरी नहीं है हमेशा पिल्स हो, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में कोई भी हार्मोनल डिवाइस जैसे हार्मोनल आईयूडी, इम्प्लांट, इंजेक्शन, इनकी फॉर्म में भी ये ली जा सकती है। बट कब ली जानी चाहिए? ये तभी इफेक्टिव होंगी जब विद इन 72 आवर्स ऑफ कॉपुलेशन इन्हें ले लिया जाए। बाकी ऑप्शंस तो आप देखो, विद इन 72 आवर्स ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का तो क्या पता, 72 आवर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन नॉट अ वैलिड ऑप्शन, इम्प्लांटेशन नो, ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट चॉइस, सीधा सीधा लिखा है एनसीईआरटी में। देन ये जो होती है ना बच्चों इमरजेंसी पिल्स, इनमें जनरली अलग अलग टाइप की होती है। कुछ पिल्स ऐसी होती है जिनमें एंटी प्रोजेस्टेरॉन सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या होते हैं वो प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो अगर बाई चांस स्पर्म सेंटर भी किए होंगे, ओवम से फर्टिलाइज भी किए होंगे, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा, तो वो जो जायगोट एम्ब्रियो में बदलना स्टार्ट भी होगा तो इम्प्लांट ही नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि यूट्राइन वॉल नहीं रहेगी, एक तरह से आप समझ लो कि मेंसेस फेज स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए ये इमरजेंसी पिल्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर इनमें क्या होता है, एंटी प्रोजेस्टेरॉन पिल्स होती हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द राइट वन अमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो। IUDs आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ, नो, क्लियरली लिखा है, they should be inserted with medical professional. IUDs increase phagocytosis reaction in the uterus, इसमें हमें राइट स्टेटमेंट बताना है ना। IUD इंक्रीज, बिल्कुल सारी IUDs नहीं, लेकिन जो लिपस लूप है, जो नॉन मेडिकेटेड IUDs हैं, वो तो ऐसा ही करती है ना, तो स्टेटमेंट गलत भी नहीं हुआ। IUD सप्रेस गैमिटोजेनेसिस, बिल्कुल नहीं। IUD गैमीट्स बनने को रोकती हैं क्या? नेवर। IUD के मैकेनिज्म में आपने पढ़ा है, या तो फेगोसाइटोसिस बढ़ाती हैं, अगर कॉपर रिलीजिंग है तो कॉपर जो है वो स्पर्मिसाइडल एक्शन शो करता है, अगर हार्मोन रिलीजिंग IUD है तो वो ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेगी, सर्वाइकल म्यूकस को थिक बनाएगी और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करेगी, ठीक है। एंड IUDs वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड, ये भी गलत है, बिल्कुल रिप्लेस करना होता है IUD को, हर IUD का अलग अलग एक टाइम पीरियड होता है, तो यहाँ पर B इज द करेक्ट चॉइस, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, following statements are given regarding MTP, choose the correct options given below। देखते हैं, MTPs are generally advised during first trimester, बिल्कुल, तब सबसे सेफ होता है MTP, पता है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी जिसे इंटेंशनल अबॉर्शन या इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी जिसे कहा जाता है, ओके। MTPs आर यूज्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इस ये जो ऑप्शन है, जो स्टेटमेंट है, इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। बच्चे क्या सोचते हैं, MTP एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। कॉन्ट्रासेप्टिव कैसे कह सकते हो तुम? कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है कॉन्ट्रासेप्टिव यानी जो प्रेगनेंसी को रोके, यस और नो। कॉन्ट्रा मीन्स रोकना, इनहिबिट, सेप्टिव यानी कंसेप्शन या आप कह लो प्रेगनेंसी, तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स तो वो हुए जो प्रेगनेंसी को इनिशिएट ही ना होने दे, रोक दे, है ना। लेकिन MTP की फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, किस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाने वाले मेथड। अगर तुम कह रहे हो कि प्रेगनेंसी इनिशिएट ही नहीं हुई तो फिर MTP की क्या जरूरत है ना। तो बहुत बार बच्चे MTP को वन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव समझ लेते हैं ऑप्शंस में, नेवर, ये गलती नहीं करनी। आप लिख देना अपनी NCERT में जहां पर MTP का पैराग्राफ है, MTP इज नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती तो प्रेगनेंसी शुरू ही नहीं होती। यहाँ तो प्रेगनेंसी हो चुकी है, प्लेसेंटा बन गया है ना, जिसकी वजह से मदर में एक तरह से एम्ब्रियो का बनना शुरू हो गया है, अब उसको अबॉर्ट करवाना है, तो उसके लिए फिर जो मेथड्स होते हैं उन्हें कहते हैं MTP, जिसमें कि आपको पता है, हालांकि आपकी बुक में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बट आपको आप इतना सा ध्यान रख सकते हैं कि MTPs के अलग अलग तरीके होते हैं। बहुत इनिशियल है तो सिंपली कुछ पिल्स होती हैं, उनके थ्रू भी MTP करवाया जा सकता है, बट ऑब्वियस डॉक्टर की एडवाइस से लिए जाते हैं वो। और या फिर अगर थोड़ा सा फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्रॉस कर गया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एंड आ गया है, तो फिर सर्जिकल मेथड्स, डायलेशन, क्यूरेटेज वगैरह से MTP करवाया जाता है। बट येस, इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव। MTP कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, ये तो टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी का।
तो यहाँ पर लिखा है MTP इज यूज एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, गलत। ठीक है, MTPs आर ऑलवेज सर्जिकल, अभी अभी बताया तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। पिल्स से भी MTP करवाया जा सकता है, तो ये भी गलत, ऑलवेज लिख दिया क्योंकि इन्होंने। MTP रिक्वायर असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल पर्सोनल, बिल्कुल ठीक। तो फर्स्ट एंड फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है, सो सी इज करेक्ट चॉइस। ठीक है, आपकी बुक में लिखा है कि MTP के कई लोग हैं ना जो क्वैक्स होते हैं, क्वैक्स मतलब जो अनक्वालिफाइड लोग हैं, नॉन प्रोफेशनल्स हैं, वो भी अपने सेंटर्स डाल लेते हैं गाँवों वगैरह में, रूरल एरियाज में, और उनके इस एक्ट की वजह से बहुत बार जो प्रेग्नेंट विमेन है उसकी डेथ भी हो जाती है, क्योंकि ये लोग तरीके से सर्जिकली इंस्ट्रूमेंट्स मतलब स्टरलाइज वगैरह नहीं करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, जिससे उन विमेन में इन्फेक्शन हो जाता है और उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए आपकी बुक में क्लियरली लिखा है कि इस तरह के क्वैक्स एंड प्रोफेशनल लोगों से अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STDs पे भी एक क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम द STDs मेंशन्ड बिलो, आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट अफेक्ट द सेक्सुअल ऑर्गन्स। वो STD बतानी है जो एक RTI नहीं है। समझ गए आप बात? आपकी बुक में एक लाइन लिखी है बच्चों, ऑल RTI यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस आर STDs, यस और नो? अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इन्फेक्शन हुआ है तो बट ऑब्वियस वो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकते हैं उसके पैथोजेंस। तो जितने भी RTI हैं, है ना, जैसे आपकी बुक में क्लेमाइडियासिस है, गोनोरिया है, ये सब क्या है? वो सब STDs की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन बट ऑल STDs आर नॉट RTI। ये बात सही है क्या? ऑल STDs आर नॉट RTI। इसका मतलब जितने भी STDs हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाले डिजीज हैं, उन सब में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इन्फेक्शन हो ही। बिल्कुल ठीक। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। भाई एड्स के सिम्टम्स आपने पढ़ रखे हैं आपके 12th NCERT में, डिटेल में है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एड्स, वहाँ पर दे रखा है एड्स इम्यूनिटी डेफिशिएंट करने वाला सिंड्रोम है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, तो ये एक RTI नहीं है। लेकिन ये STD क्यों है? क्योंकि इसके पैथोजेंस रिप्रोडक्टिव ट्रैक में भी रहता है, चाहे भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक में सीमेन में भी प्रेजेंट होता है, वेजाइनल फ्लूइड्स में भी होता है, इस वजह से ये कॉपुलेशन के थ्रू स्प्रेड हो सकता है। सेम यही कहानी हेपेटाइटिस बी के साथ है, इसमें इन्फेक्शन होता है लिवर में, बट इसके पैथोजेंस बॉडी के सभी फ्लूइड्स में होते हैं, दोनों के, ब्लड में, सलाइवा में, है ना, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स में। इस वजह से इनके इन्फेक्शंस सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकते हैं, बट ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कोई इन्फेक्शन नहीं करते। समझ में आ गया? तो यहाँ पर सही चॉइस हो जाएगा एड्स। बाकी सब तो सिफिलिस, गोनोरिया, जेनाइटल वार्ड में सब में सिम्टम्स आते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो ये तीनों RTI भी हैं और STD भी हैं। बट एड्स एंड हेपेटाइटिस बी STD है बट RTI नहीं है। समझ में आ गया क्यों, कैसे, अच्छी तरह से? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, condoms are one of the most popular contraceptives because of the following reasons। बताइए क्यों मोस्ट पॉपुलर चॉइस क्यों है ये? These are effective barriers for insemination, बिल्कुल इफेक्टिव बैरियर है, बैरियर डिवाइस है ये। They do not interfere with coital act, बिल्कुल ये तो किसी भी है कॉन्ट्रासेप्टिव का एक प्रॉपर्टी है कि it should not interfere with the coitus। थर्ड, these help in reducing the risk of STD, ये एडिशनल एडवांटेज है कॉन्डम्स का कि इनके यूज की वजह से STDs के स्प्रेड को रोका जा सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव, यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ZIFT। ZIFT का मतलब जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जायगोट को एक विमेन के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं हम। आपने कहाँ पढ़ा है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में कि जब हम एक टेस्ट ट्यूब में सेम कंडीशंस में स्पर्म और ओवम में फ्यूजन करवा के जायगोट बना लेते हैं, तो आपकी बुक में दे रखा है एक तो ZIFT कि अगर इक्वल टू 8 ब्लास्टोमियर बन गया है या उससे कम है, लगभग 8 ब्लास्टोमियर ही मान लो, तब अगर आप इम्प्लांट या ट्रांसफर कर रहे हो मदर के बॉडी में, तो आपको फेलोपियन ट्यूब में ही ट्रांसफर करना है उस स्टेज को। वो एक तरह से वो जायगोट नहीं है, वो 8 ब्लास्टोमियर बना चुका है, वो एक तरह से लगभग मोरुला वाली स्टेज में आ गया है, ठीक है। बट इसको कहते क्या है? ZIFT, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? IUT, दैट इज इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है, 8 के बाद सीधा 16 सेल्स बनेंगी, 32 बनेंगी,
तो अगर उस स्टेज में ट्रांसफर किया जा रहा है तो फिर ट्रांसफर कहाँ होगा, यूट्रस में, ठीक है। तब फेलोपियन, क्योंकि आप ध्यान करो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो आपके डायग्राम है उसमें बताया है कि एम्ब्रियो किस स्टेज में कहाँ होता है, जब वो 8 से कम सेल्ड स्टेज में होता है, 8 सेल्ड स्टेज में होता है, तब वो फेलोपियन ट्यूब के एंड पर आ गया होता है, और जब 16 टू 32 सेल्ड स्टेज में होता है तब जस्ट यूट्रस में एंटर करता है। तो इसलिए सीधी सी बात है कि अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है तो यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, लेस देन इक्वल टू और लेस देन 8 है तो सीधा फेलोपियन ट्यूब में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट, देखें भाई, ओवा कलेक्टेड, पहले ही गलत हो गया, ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू फेलोपियन ट्यूब। तो ओवम अगर आप कलेक्ट करके डालते हो ना तो ये तो मेथड हो गया GIFT बच्चों, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, क्योंकि यहाँ आप गैमीट को डाल रहे हो एक फीमेल से दूसरी फीमेल में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन तो ये तो गलत है, जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में भेजते हैं हम। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसमें लिखा है जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर, तो हो सकता है बच्चों को लगे कि मैम जाइगोट को तो हमने टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के थ्रू टेस्ट ट्यूब में डेवलप किया था ना, नो डाउट वहीं पे डेवलप किया है, ठीक है। कुछ मेथड्स में ऐसा होता है बच्चों कि इन विवो फर्टिलाइजेशन भी करवा लेते हैं, है ना, कि वहाँ पर एकदम मतलब नेचुरल कंडीशंस देने के लिए एक फीमेल में ही वो फर्टिलाइजेशन करवा लेते हैं और फिर उस जाइगोट को निकालकर जो भी जिनको भी मदर बनना है उनके में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली जाइगोट को ट्रांसफर कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब में, तो ये भी एक सही चॉइस है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में दिया है जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू यूट्रस, तो ये गलत हो गया, यूट्रस में नहीं करेंगे अगर जाइगोट स्टेज में कर रहे हैं तो, ठीक है। एंड ओवा इज कलेक्टेड, अगेन ओवा गलत है यहाँ पर जैसे इसमें गलत था, ठीक है। तो यहाँ पर बी इज द चॉइस, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, पहले तो इनके मीनिंग्स बताओ। ओवेरेक्टोमी यानी रिमूवल ऑफ ओवरीज, क्या ऐसा डिजायरेबल है कि ओवरीज को ही रिमूव कर दिया जाए, नहीं। हिस्टेरेक्टोमी एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट याद रखना नीट में आई हुई टर्म है, रिमूवल ऑफ यूट्रस नहीं। यूट्राइन कैंसर्स वगैरह में कई बार हिस्टेरेक्टोमी करना पड़ता है, यूट्रस को ही निकाल दिया जाता है, या नॉर्मली भी कई बार कुछ फीमेल्स में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से यूट्रस में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो उस केस में यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है। बट ये कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं, ये तो उस केस में किया जाता है जब कोई इन्फेक्शन या कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, ठीक है। वेसेक्टोमी तो आप पढ़ते ही हैं, इसमें ऐसा थोड़ी ना बोला है मेल या फीमेल, तो मेल्स में जो वेसेक्टोमी करते हैं जिसमें कि क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ वेस डेफरेंस नहीं, जस्ट कट एंड लाइगेट बोथ वास डेफरेंस, दोनों तरफ की वास डेफरेंस को कट करके लाइगेट कर दिया जाता है। क्यों, टू स्टॉप द, इससे क्या होता है बच्चों, कई बार बच्चे सोचते हैं कि इससे गैमीट बनना ही बंद हो जाता है, नहीं, गैमीट तो बन रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। टू स्टॉप, या आप कह सकते हैं टू ब्लॉक स्पर्म ट्रांसपोर्ट, इसकी वजह से स्पर्म का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। सीमेन भी तो बनेगा इस केस में, क्या ग्लैंड सीमेन बनाना बंद कर देंगी, नहीं, सीमेन बनेगा, सिर्फ उस सीमेन में स्पर्म्स नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि आपने बीच में ही वास डेफरेंस को कट करके लाइगेट कर दिया है, ठीक है। एंड कास्ट्रेशन इज द रिमूवल ऑफ टेस्टिस, तो नहीं, इट इज ऑल्सो नॉट डिजायरेबल। तो यहाँ पर तो फिर टेस्टिस रिमूवल से तो टेस्टोस्टेरोन ही नहीं बनेगा, तो बहुत सारे दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो इसमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, वेसेक्टोमी, ठीक है। आपको इस बहाने से कुछ दूसरे टर्म्स के मीनिंग भी पता चल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायाफ्राम्स है ना, बैरियर्स में ही फीमेल्स के लिए जो यूज हो, फीमेल्स के लिए भी तो आपको बैरियर डिवाइसेस दिए हैं, कॉन्डम्स भी हैं, वॉल्ट्स हैं, सर्वाइकल कैप हैं, डायाफ्राम है, इसमें ध्यान रखना ये सब रीयूजेबल डिवाइसेस हैं जो मैंने अभी बोली, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट एंड डायाफ्राम, ठीक है। तो आपको बोला है डायाफ्राम आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज्ड बाय द फीमेल्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट, ठीक है भाई। दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द यूट्रस, बिल्कुल नहीं, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स ये सब विजाइनल रीजन में ही इंसर्ट की जाती हैं, ठीक है, टू जस्ट कवर द सर्विक्स, जिसकी वजह से स्पर्म्स यूट्रस में एंट्री ना लें। दे आर प्लेस टू कवर द सर्वाइकल रीजन, बिल्कुल ठीक है। दे एक्ट एज फिजिकल बैरियर फॉर स्पर्म एंट्री, ये भी बिल्कुल ठीक है। दे एक्ट एज स्पर्मिसाइडल, क्या ये स्पर्म्स को किल कर देते हैं, नहीं, कंफ्यूज मत होना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है along with these devices some spermicidal jellies used,
वो जो जेलीज यूज की जा रही हैं, जेलीज, क्रीम्स वगैरह, वो स्पर्मिसाइडल है, वो स्पर्म्स को किल करेंगी, बट बैरियर डिवाइसेस स्पर्म को किल नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन देखना है सेकंड एंड थर्ड। डन। तो ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। मेन जो टॉपिक्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी आपका रिवाइज हो गया, एमटीपी हो गया, एसटीडीज हो गए, एंड एसटीडीज में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, बट हाँ टॉपिक तो हमने टच कर ही लिया, और प्लस एआरटीज, ठीक है। एक बार और पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी से, और इंश्योर करिएगा इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होना चाहिए, ओके। हमारे चैनल पे से आप जुड़े रहें, इस पे आपको और भी अपडेट्स मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम बच्चों। एंड मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें आप अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप अपने डाउट्स वगैरह वहाँ पर आराम से पूछ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू।